जी हाँ बॉस, आगे से गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मैं माजरत ख्वाह हूँ। सर झुकाए वो वाकई ही शर्मिंदा था। जी ने इसके कंधे पर दबाव डालते हुए इसके पेट में एक जोरदार पंच मारा, जिसके नतीजे में जैकब के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। मेर्जुकान को इंतजार करवाने की ये बहुत मामूली सी सजा है। वो फुटेज इसके हाथ से लेते इसको वहीं पर छोड़कर खुद वॉक आउट कर गया। वह भी फ्लैट में दाखिल हुए ही थे कि दरवाजे के सामने फखर को मुसलसल चक्कर लगाते पाया। जैसे ही वो अंदर आए, फखर एक हाथ कमर पर टिकाए कड़े तीरों से इनकी तरफ बढ़ा। इन दोनों ने एक दूसरे से ही इशारे में पूछा कि अब इसे क्या हुआ। नहीं तो तुम लोग आज मुझे बता ही दोगे। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कहाँ दफा हुए थे तुम? फखर ने वहीं दरवाजे में खड़े खड़े ही दोनों को झाड़ दिया। यार खिजर, देख रहे हो तुम, इसमें आजकल बीवियों वाले सेट्स नजर आने लगे हैं। कह तो ऐसे रहा है जैसे तो कोई नई नवेली दुल्हन है जिसे शादी की पहली सुबह ही में घर में अकेला छोड़कर खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया हूँ। फखर के सवालों पर इस्फिन ने शरारत से कहा, बकवास न कर। वो असद थी हिटलर कैप्टन के साथ दफा हो गया। सुबह से तुम लोग भी गायब थे। तुम लोग तो मुझे यहाँ साथ लाकर ऐसे भूल गए जैसे वो लोड वाली सबा लोड करवा कर वापस भेजना। इसकी बात पर खिजर और इस्फिन के जानदार कहकहे घर में गूंजे। चलो अब मुंह फाड़ के हंस लिए हो तो बता दो कि किधर गए थे। फखर ने तंजिया कहा, जिस पर वो दोनों ने शाहनवाज से होने वाली सारी बातें इसे अलिफ से लेकर बे तक बता दी। अब इस कोबरा का पता भी लगाना पड़ेगा। फखर पर सोच अंदाज में बोला, हाँ असद से कॉल पर बात हुई थी मेरी, वो रास्ते में हैं। हेडक्वार्टर से जो ऑर्डर्स आएंगे इनके मुताबिक ही अगला प्लान बनाना पड़ेगा। खिजर ने असद से कॉल पर बात होने की खबर इन दोनों की को दी और फिर वो तीनों दरवाजे के सामने से हटकर कमरे में चले गए ताकि कैप्टन हिनाल और असद के आने पर ही अगला कदम तरतीब दे सके। वो 9 बजे के करीब GHQ रावलपिंडी पहुंचे। ये पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर था। वो दोनों एक दूसरे के कदम से कदम मिलाते एक मखसूस कमरे की जानिब बढ़े। चेहरों पर इत्मीनान और संजीदगी रकम थी। कमरे तक पहुंचकर हिनाल ने दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत चाही। मीटिंग रूम में दाखिल होते ही इन्होंने सामने मौजूद ऑफिसर को सैल्यूट किया। जवाब में उन्होंने भी इसी अंदाज में सैल्यूट किया। आर्मी यूनिफॉर्म पर ऑफिसर का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल वहीद आलम लिखा था। कर्नल वहीद ने चीयर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर दोनों ने अपनी अपनी नशिस्त संभाली। जैसा कि आप दोनों भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि शाहनवाज की कल शिकल में इस केस की सबसे मजबूत कड़ी हाथ लग चुकी है। तो अब कैप्टन, आप और आपकी टीम को और भी होशियारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन अपने नुकसान पर तलमला कर कोई गलत कदम जरूर उठाएगा और आपको इसी गलती को अपने काबू में लेकर अपने मिशन को तकमील तक पहुंचाना है। कर्नल ने सीधा मौजू पर बात करते हुए हिनाल को मुखातिब किया। जी बिल्कुल सर, शाहनवाज ने अपनी जुबान खोल दी है और इसकी तमाम रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। कैप्टन हिनाल ने कहते हुए असद को इशारा किया, जिसने अपने फोन से मतलूबा रिकॉर्डिंग जो कि खिजर ने इसे भेजी थी निकाली और चलाकर कर्नल के सामने रखी, जिसमें शाहनवाज का कोबरा, जैकब और जी से मुतालिक तमाम बयान हरफ बहरफ मौजूद था। मुझे लगता है कि अभी तमाम कड़ियों को सुलझने में वक्त लगेगा। कोबरा तक पहुंचने का रास्ता आप और आपकी टीम मिलकर तलाश करेंगे। याद रहे कि पहले भी 2 दफा ये मिशन नाकाम हो चुका है, लेकिन इस बार ये मेजर जरार की सरपरस्ती में है। अंडरवर्ल्ड के डाउन तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। आप चाहें तो इस टीम को छोड़कर एजेंसी के काबिल से काबिल एजेंट्स की टीम तश्कील दी जा सकती है, लेकिन ये मिशन हर हाल में कामयाब होना जरूरी है। इन्होंने बिल्कुल संजीदगी से कहा, चीफ इस मिशन को हम पूरा करके रहेंगे, चाहे इसमें कुछ हफ्ते लगे, महीने लगे या साल। और मेरी टीम के मौजूदा एजेंट्स और इनकी सलाहियतों पर मुझे पूरा एतमाद है। हम हर हालत में जी तक पहुंच के दम लेंगे। अपनी टीम के बारे में बात करते हुए हिनाल की आंखों में अजीब सी चमक थी जो असद और कर्नल वहीद से छुप नहीं सकी। आपका एतमाद बरहक है। आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो आप हेडक्वार्टर से राब्ता करके कर सकती है। शाहनवाज अब हमारे किसी काम का नहीं है और आपको आपके मिशन की प्लानिंग के लिए इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर की तरफ से घर अलाट किया गया है। वैसे भी इस फ्लैट में रहना खतरे से खाली नहीं है। इस मिशन को जल्द से जल्द पूरा करना अब जरूरी हो गया है। इन्होंने अपनी बात मुकम्मल करके इन दोनों की तरफ देखा जो इन्हें ही देख रहे थे। हम आपको हरगिज मायूस नहीं करेंगे चीफ। ये मिशन पूरा करने के लिए हम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हमें अपनी जानों की परवाह नहीं। हम तो वो सिपाही हैं जो शहादत के ख्वाहिशमंद हैं। इस मुल्क के हर दुश्मन को इसके अंजाम तक पहुंचाना ही हमारा आज़म है। असद के लहजे से
छलकती वतन की मोहब्बत को देखकर कैप्टन हेनाल ने दिल में ही इस पर फख्र महसूस किया। बहुत खूब जवान, अपने इस हौसले को यूं ही बुलंद रखना। फिलहाल आपके लिए बस यही आर्डर्स है। आपकी मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। चेहरे के तासुरात अब कुछ नरम थे। इन दोनों ने सर खम किया। सर, अब हमें इजाज़त दें ताकि हम इस्लामाबाद पहुंचकर आगे का प्लान तरतीब दे सकें। असद ने वापसी की इजाज़त चाही। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, कर्नल ने चेयर से खड़े होते हुए कहा। असद और हेनाल ने सैल्यूट किया और दरवाजे की जानिब बढ़े। हेनाल, अभी वो लोग दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि कर्नल वहीद ने हेनाल को पुकारा, जिस पर दोनों ने ही पीछे मुड़कर देखा। चलो, माना कि तुम्हें बाप की परवाह नहीं, लेकिन माँ का ही ख्याल कर लो। 5 महीने से तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस रही है। कम अज कम एक फ़ोन करके इसे अपनी खैरियत ही बता दिया करो। इनका लहजा यकसर मुख्तलिफ था। जी, हेनाल ने बस इतना कहकर एक नज़र इन्हें देखा और फिर सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। असद के लिए इन दोनों की बात समझना मुश्किल था, इसीलिए वह कैप्टन हेनाल के पीछे कमरे से बाहर निकल गया और पीछे कर्नल वहीद इसे जाता देखकर एक लंबा सांस लेकर रह गया। कैप्टन हेनाल पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर रुकी और असद की तरफ रुख किया। गाड़ी की चाबी मुझे दे दें, वापसी पर मैं ड्राइविंग करूंगी। असद ने चुपचाप कार की चाबी इसे थमा दी और फ्रंट सीट पर बैठ गया, क्योंकि वापसी का सफर भी खामोशी की नजर होना था। शाम के साए ढल रहे थे, सूरज अपने जवाल की मंजिल तय कर रहा था और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ वापसी की उड़ान भर रहे थे। ऐसे में वो पब्लिक कलर की जीन्स पर ब्लैक कलर की अड्डी पहने दबे कदमों से खुद को छुपाते हुए अपने सामने चलते इस दुबले से लड़के का पीछा कर रहा था, जो कि सुनसान गलियों में से गुजरता हुआ एक टूटे फूटे बोसीदा से घर के अंदर दाखिल हो गया। वो भी थोड़ी देर रुकने के बाद इसके पीछे पीछे घर में दाखिल हुआ। सामने जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी थी। एक अजीब सी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। एक कमरे में झांका तो बहुत से आदमी और कम उम्र लड़के अजीब बेहंग कहे लगाते गिरते पड़ते रहते हैं। कोई भी बता सकता था कि वो सब इस वक्त नशे की हालत में हैं। इसने एक नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई और वापस दरवाजे की तरफ बढ़कर जैसे आया था वैसे ही घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर इसने पीछे मुड़कर देखे बगैर आगे की जानिब कदम बढ़ाए और इस घर से दूर होता चला गया। असद की कॉल आई थी, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। चीफ ने ऑर्डर दिया है कि फ्लैट खाली कर दें, क्योंकि हमें हेडक्वार्टर की तरफ से सेफ हाउस अलर्ट हुआ है। बाकी की बातें वो आकर बताएगा। फखर और स्पिन कमरे में बैठे थे जब खिजर ने आकर इन्हें बताया, हाय चलो शुक्र है, इस 3 कमरों की फ्लैट से तो जान छूटेगी। मैं तो दीवारें ताड़ ताड़ कर ही थक गया था। फखर ने अपना रोना रोया, तुम भी जमालो का रोल प्ले करके थकते नहीं हो। चलो छोड़ो ये सब कुछ, मैं किचन में जा रहा हूँ ताकि सबके खाने का कुछ इंतजाम कर लूँ। खिजर भी मुंह बनाकर निकल गया। ये इनका उसूल था कि सबसे पहले जो भी घर आए वो बाकी सब के लिए खाना बना दे। ऐसे में ज्यादातर बेचारा खिजर मारा जाता था। अब स्पिन और फखर कमरे में अकेले थे कि अचानक स्पिन को देखकर फखर को शरारत सूझी, जो कि अपने फोन में मसरूफ था। फखर ने गला साफ करने की एक्टिंग की, जिसका मकसद सिर्फ स्पिन को मुतवज्जो करना था। स्पिन ने एक नज़र फोन से नजरें हटाकर इसे देखा और फिर से मसरूफ हो गया। फखर होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए सामने सिंगल बेड पर बैठे स्पिन को घूर रहा था। स्पिन ने खतरे की बू महसूस करके दोबारा फखर को देखा। फखर अब सोफे से खड़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता स्पिन की तरफ बढ़ा। हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। फखर स्पिन के बिल्कुल करीब जाकर गुनगुनाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि स्पिन को इसके बिला वजह चिपकने वाली आदत जहर लगती है। और वाकई स्पिन का दिमाग घूम गया। ओए फखर देख, दूर रह के बात कर, स्पिन बमुश्किल बोला। अरे मेरी जान, दूर ही तो हूँ, देख कमरे में अभी कोई भी नहीं है। स्पिन को तो जान पे बन आई। फखर मानी खेजी से बोलता, इससे पहले कुछ और कहता। स्पिन बगैर इसकी तरफ देखे दरवाजे की तरफ अंधाधुंध भागा और कमरे तो क्या फ्लैट से बाहर जाकर दम लिया, जबकि पीछे फखर इसके इस कदर तेजी से भागने पर दाद देता फर्श पर बैठा हंस हंस कर लोट फूट होने लगा। वेरी स्मार्ट फखर, यार तू इतना जीनियस क्यों है आखिर। हंसते हंसते इसकी आंखों से आंसू निकल आए, जबकि किचन के दरवाजे में खड़ा खिजर स्पिन को यूं बगैर जूतों के फ्लैट से बाहर जाता देखकर समझ गया कि बेचारे के साथ क्या हुआ है, और खुद भी इन दोनों के हरकत पर हंस दिया। स्पिन ने शायद नॉन स्टॉप भागने की कसम खा ली थी। वो रुका तो तब जब सामने आते इस असद से टकरा गया। क्या हो गया है या स्पिन, ऐसे क्यों भाग रहे हो? सब ठीक तो है ना? असद और हेनाल जो अभी आए ही थे स्पिन की हालत देखकर हैरान हुए। कुछ नहीं, हाँ वो कुछ भी तो नहीं हुआ है।
मैं तो वैसे ही भाग रहा था, बस अब अपने साथ जो हुआ कैसे बताता इन्हें। आप जूतों के बगैर भाग रहे थे? कैप्टन हिनाल ने इसके पाँव की तरफ देखते हुए कहा। यस कैप्टन, वो दरअसल हाँ, वो मेरा जूता टूट गया था तो ऐसे ही भाग रहा था, स्पिन दांत निकालते हुए बोला। हिनाल को वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगा था। वो सर झटकती फ्लैट के अंदर चली गई और स्पिन इसे अंदर जाता देखकर थोड़ा पुरसुकून हुआ और सामने खड़े असद की तरफ देखकर दांतों की नुमाइश करने लगा। एक तो अजीब खलाइक होते हो तुम भी। असद इसकी पागलों वाली हरकतों को देखता खुद को कहने से बाज न रख सका और खुद भी हिनाल के पीछे फ्लैट में दाखिल हो गया, जबकि स्पिन शुक्र का सांस लेता वहीं फ्लैट के बाहर जमीन पर ही ढेर हो गया। इधर जी न जाने कितनी बार इस वीडियो को चलाकर देख चुका था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। स्क्रीन पर बस 5 आदमी दीवार फलांग कर अंदर आते दिखाई दे रहे थे, जिनमें से एक ने कमरे को देख भी लिया मगर इसे हटाया नहीं। मतलब साफ था वो जो कोई भी थे वो इसे बताना चाहते थे कि तुम्हारा वक्त अब ख़त्म हुआ है। जी के माथे पर पसीने की चंद बूंदें फिसल रही थी। आखिर इसने तंग आकर लैपटॉप जोर से बंद किया और खुद को कुर्सी के पुश से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। आम लोग तो नहीं है ये, सिर्फ 5 आदमियों ने मेरे 30 आदमियों को ढेर कर दिया। जरूर इन सब का ताल्लुक एजेंसी से है। कुछ सोचते हुए जी ने आंखें खोली और अपना फोन उठाकर एक नंबर पर कॉल मिलाई। हाँ मेरी बात सुनो, कुछ वक्त के लिए मेरे अफगानिस्तान जाने का इंतजाम करो। मैं अभी मंजर-आम से गायब होना चाहता हूँ। आगे से कोई जवाब मौसूल होने से पहले ही इसने कॉल काट दी और फिर से कुर्सी के पुश से टेक लगाकर सामने किसी गैर मरई नुक्ते को घूरने लगा। बेवकूफ लोग क्या समझते हैं कि सांप के बिल में हाथ डालेंगे और वो डसेगा भी नहीं। ये सांप सीढ़ी का खेल बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। ये जो चेहरे तुम सब ने छुपाए हुए हैं, इनके एक एक नक्श को मिटा दूंगा मैं। वो इस वक्त हैवानियत की इंतहा पर था। इसे देखकर कोई भी लड़की बआसानी इसके इश्क में मुब्तला हो सकती थी। नाजरीन, राय हक का तीसरी एपिसोड यहाँ पे इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नगेबान।